अगर वज़न कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो चावल और आलू तो खाना ही नहीं चाहिए। अरे आपको तो डायबिटीज़ है, चावल और आलू तो सबसे पहले बंद कर दीजिए। ये श्योरली आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि चावल और आलू को अगर सही तरीके से खाया जाए तो इनफैक्ट ये आपको डायबिटीज़ भी कंट्रोल करेगा और आपका वज़न भी कम करेगा। साथ ही साथ अगर आपको PCOS की बीमारी है तो आपकी वो बीमारी को भी सॉल्व कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे ये मैं क्या कह रही हूँ। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक भी यही विषय के ऊपर है कि कैसे आलू और चावल को सही तरीके से खाया जाए ताकि आपको वो ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स दे, और इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर तानवी मयूर पटेल, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी कि हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर, मुंबई से। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है ना, ये अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इनफैक्ट ये आज का जो वीडियो का जो टॉपिक है, ये ऐसा भी नहीं है कि ये आजकल एक कोई नया फैड डाइट आ चुका है। इनफैक्ट ये वीडियो के द्वारा एक साइंटिफिक वे ऑफ एक्सप्लेनेशन से मैं आपको बताती हूँ कि कैसे सही तरीके से अगर आप इस खानों को इनकॉर्पोरेट करते हैं तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद लेके आ सकता है। और ये विषय और कुछ नहीं है लेकिन है रेजिस्टेंस स्टार्च। जी हाँ, आज के दौर में साइंस के डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा ये टॉपिक सुर्खियों में रहा है और बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको खुद अपने आप पे एक्सपेरिमेंट किया है और उसका बेनिफिट्स भी पाया है। तो चलिए जानते हैं हम आज रेजिस्टेंस स्टार्च के बारे में। अब देखिए, जो भी हम खाना खाते हैं ना, उसके अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट, और ये जो कार्बोहाइड्रेट है एक टाइप का स्टार्च ही होता है। जैसे ही हम ये स्टार्च खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र में गुजरता है, और पाचन तंत्र में एक पैनक्रियासिक एंजाइम होते हैं जिसको हम पैनक्रियाटिक अमाइलेज कहते हैं। ये पैनक्रियाटिक अमाइलेज ये स्टार्च को डाइजेस्ट करते हैं। ये होती है नॉर्मल प्रक्रिया, जो भी खाना खाते हैं उसका स्टार्च को ऐसे ही गुजरना पड़ता है। लेकिन रेजिस्टेंस स्टार्च, देखिए इसके नाम में ही रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस यानी कोई भी चीज़ को होने से रोकना। तो रेजिस्टेंस स्टार्च जो कंपाउंड जो होता है, ये आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट नहीं होता है। जी हाँ, सही सुना आपने, ये आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट नहीं होता, और इनफैक्ट इसी के वजह से इसकी सबसे ज़्यादा बेनिफिट इफ़ेक्ट मिलती है आपके लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको हम कहते हैं कोलोन। यानी रेजिस्टेंस स्टार्च एक प्रकार का केमिकल का कंपाउंड है जो यही खानों में छुपा हुआ है, लेकिन हमें पता नहीं है कि वो कंपाउंड को सही तरीके से कैसे फ़ायदे में ले ताकि आपको उसका बेनिफिट मिलता है। देखिए, रेजिस्टेंस स्टार्च जो है ना, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमारी सेहत के लिए। क्यों? क्योंकि इससे आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में आता है, इससे आपका शुगर कंट्रोल में होता है, आपका HbA1c बैलेंस में होगा। हो सकता है आगे चल के आपको डायबिटीज़ की दवाइयाँ कम हो जाए या तो बंद भी हो सकती है। अगर आपको PCOS जैसी बीमारी है जहाँ पे इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा है, उसमें भी आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा होता है। रेजिस्टेंस स्टार्च की वजह से आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है, मोटापा कम होता है, आपको भूख कम लगती है, पेट अच्छे से फुलनेस लगती है, और साथ ही साथ ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट करता है। बहुत सारे ऐसे कैंसर्स होते हैं पाचन तंत्र के, वो रेजिस्टेंस स्टार्च की वजह से कम हो जाते हैं। और साथ ही साथ यही नहीं, इसकी बहुत अच्छी इम्पैक्ट आती है आपके हार्ट के ऊपर। तो इतने ज़्यादा बेनिफिट भरे हुए हैं ये रेजिस्टेंस स्टार्च के अंदर। ये जो रेजिस्टेंस स्टार्च जो होता है, ये 4 अलग अलग टाइप का होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक रेजिस्टेंस स्टार्च हर एक फूड में हो। कोई फूड में वन पर्टिकुलर रेजिस्टेंस स्टार्च की मात्रा ज़्यादा हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई खाने में 2-3 टाइप के रेजिस्टेंस स्टार्च भी पाए जाते हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस स्टार्च जो होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। जो सबसे पहला प्रकार है, जो टाइप 1 जो है, ये रेजिस्टेंस स्टार्च ज़्यादा करके पाया जाता है फाइबर वाली सेल वॉल के अंदर।
देखिए सेल वॉल जो होता है एक हमारी कोशिका का एक ऐसा महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसके वजह से कोशिका प्लांट की है या तो वनस्पति की है या तो फिर एनिमल की है, उसमें डिफ्रेंशिएट करता है। जो एनिमल की कोशिकाएं होती है, जो हम इंसान भी एनिमल कैटेगरी में आते हैं, हमारे अंदर सेल वॉल नहीं होती है। लेकिन जो पत्तियां हैं, पेड़ पौधे हैं, जो प्लांट ओरिजिन होती है, उसमें सेल वॉल पाई जाती है। तो सेल वॉल जो होती है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम उसको पचन नहीं कर पाती, इसीलिए हम जो पशु जो अनाज खा सकते हैं, जो हरी घास है वो खा सकते हैं, वो हम नहीं खा सकते क्योंकि हम वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते, हमारी बॉडी सेल वॉल को डाइजेस्ट नहीं कर पाती। तो ये जो टाइप 1 वाला जो स्टार्च है ना, ये भी सेल वॉल के फाइब्रस एरिया में छुपा हुआ होता है और इसी के वजह से हमारी बॉडी इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती। जो टाइप 1 वाला जो स्टार्च जो होता है, जो खाने पीने में हमें मिलता है, जो भी सीड्स होती हैं, लेग्यूम्स जो होते हैं और जो ग्रेन जो अनाज होते हैं, उसके अंदर टाइप 1 वाला स्टार्च रेजिस्टेंट स्टार्च होता है। टाइप 2 वाला जो रेजिस्टेंट स्टार्च जो होता है वो ज़्यादा करके पाया जाता है कच्ची सब्जियों में या तो कच्चे अनाजों में, जैसे कि कच्चा केला हो गया, कच्चा आलू हो गया, उसके अंदर टाइप 2 वाला रेजिस्टेंट स्टार्च पाया जाता है। टाइप 3 कैटेगरी का जो रेजिस्टेंट स्टार्च जो होता है, ये एक प्रकार के रिट्रोग्रेडेशन प्रोसेस में से बनता है। अगर आप खाने को पका लेते हैं, उसके बाद उसको ठंडा करने रख देते हैं, तो ये जो ठंडे करने की जो प्रोसेसिंग जो होती है, कूलिंग प्रोसेस जो होती है, वो कूलिंग के द्वारा जो स्टार्च जो होता है वो रेजिस्टेंट स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत क्लासिकल एग्जाम्पल दे आपको वो है चावल। अगर आपने चावल पका लिया है, फिर वो गर्म चावल को जैसे आप ठंडा करने रखते हैं, उसके अंदर ठंडे जैसे प्रोसेसिंग होती है, उसके अंदर रेजिस्टेंट स्टार्च की मात्रा बढ़ने लगती है। उसी प्रकार आलू, अगर आपने आलू को उबाल लिया है या तो पका लिया है, फिर जब उसको ठंडा करने रखते हैं, उसके अंदर रेजिस्टेंट स्टार्च की मात्रा बढ़ जाती है। यानी ये टाइप 3 वाला रेजिस्टेंट स्टार्च जो है वो बहुत आसानी से आप आपके डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। आप कैसे और कितनी मात्रा में लेना है वो मैं वीडियो के एंड तक बताते जाऊंगी आपको। तो ये तीसरी कैटेगरी का था रेजिस्टेंट स्टार्च। और जो टाइप 4 जो है रेजिस्टेंट स्टार्च, ये ज़्यादा करके केमिकल प्रोसेस से बनता है, ये मैन मेड है, ये नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल है। क्लासिकल एग्जाम्पल है मॉडिफाइड स्टार्च, पॉलीडेक्स्ट्रीन, ये कुछ केमिकल्स होते हैं जो ज़्यादा करके खाना बनाने वाली फूड इंडस्ट्री, FMCG इंडस्ट्री इस पदार्थों को इस्तेमाल करती है खाने बनाने में। तो ये 4 टाइप के रेजिस्टेंट स्टार्च जो डिफरेंट टाइप ऑफ फूड में पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब आप ये रेजिस्टेंट स्टार्च को कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और क्या उसके पीछे का विज्ञान है कि कैसे ये आपको फ़ायदा देता है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे आपको इसका एक्चुअली फ़ायदा होता है। तो देखिए, हमारी जो कोलोन जो होती है, लार्ज इंटेस्टाइन जिसको हम कहते हैं, बड़ी आंतड़ी, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसको हम गट माइक्रोबायोम कहते हैं। देखिए, हमारा शरीर जो है ना, वो सिर्फ 10% हमें बिलोंग करता है। हमें लगता है हम ही ह्यूमन बीइंग है तो हमारी पूरी बॉडी हमसे ही बनी है। ऐसा नहीं है। हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसमें 90% ज़्यादा माइक्रोबायोम होते हैं। यानी अगर हमारी कोशिका एक है तो उसके मुताबिक 10 कोशिकाएं माइक्रोबायोम में छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाणुओं की होती है। यानी हम ये कह सकते हैं वो हमारे शरीर में नहीं रहते, बल्कि इनफैक्ट हम उनके शरीर में रहते हैं, क्योंकि 90% हमारे से भी ज़्यादा कोशिकाएं उनकी है हमारे शरीर में। और यही माइक्रोबायोम जो है ना, ये हमारी सेहत को डिसाइड करते हैं। आजकल सबसे ज़्यादा रिसर्च मेडिकल साइंस में किया जा रहा है ये मेडिकल माइक्रोबायोम के ऊपर, कि कैसे ये माइक्रोबायोम्स हमारी ह्यूमन की हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं। तो जब हम रेजिस्टेंट स्टार्च के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो हम ये जो रेजिस्टेंट स्टार्च है, ये 90% वाले जो माइक्रोबायोम्स है उनका चहीता खाना है। यानी ये खाना हम अपने लिए नहीं दे रहे, बल्कि उनके लिए दे रहे।
और क्योंकि वो अच्छे रह रहे, हमारी सेहत ऑटोमेटिकली अच्छी हो रही है। तो ये जो 90% माइक्रोबायोम्स जो होते हैं ना, उनको ये रेजिस्टेंस स्टार्च बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और जैसे ही उनको ये रेजिस्टेंस स्टार्च मिलता है खाने के लिए, वो इसको केमिकल प्रोसेस से कन्वर्ट करते हैं और इसको कन्वर्ट करते हैं शॉर्ट चेन फैटी एसिड, जिसको हम SCFA के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारे शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनते हैं केमिकल प्रोसेस के द्वारा, जैसे कि एसीटेट है, प्रोप्रियोनेट है, ब्यूटीरेट है। ये सभी केमिकल रसायन ये माइक्रोबायोम्स जो बनाते हैं रेजिस्टेंस स्टार्च को हजम करने के बाद में। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस स्टार्च जो है ना, ये गट माइक्रोबायोम के लिए एक बहुत ही अच्छा प्री एंड प्रोबायोटिक का कार्य करता है। अब जैसे ही ये ब्यूटीरेट वाला जो केमिकल बनना शुरू हो जाता है, तो ये केमिकल जो होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के कोशिकाएं, उसमें एक खास प्रकार की कोशिका है जिसको हम कहते हैं टी सेल। ये टी सेल हमारा हिस्सा है और ये टी सेल को ये ब्यूटीरेट बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और जितना ज़्यादा ब्यूटीरेट रहता है, टी सेल बहुत अच्छे से कार्य करते हैं। ये टी सेल बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिकारक क्षमता के लिए। जितनी ही ज़्यादा टी सेल सक्षम रहेगी, उतनी ही हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता अच्छी रहेगी। और इसी के वजह से हम अक्सर ये कहते हैं कि हमारी इम्यून सिस्टम हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर है। जी हाँ, और इसीलिए ज़्यादा करके थायराइड की बीमारियाँ, जो ज़्यादा करके ऑटो इम्यून की बीमारियाँ होती है, वैसे मरीज़ अगर रेजिस्टेंस स्टार्च को रेगुलर बेसिस पे लेते हैं तो उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ायदा होता है। सिर्फ थायराइड ही नहीं, और भी बहुत सारी ऑटो इम्यून की बीमारी है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, टाइप 1 डायबिटीज़ है, सोरियासिस है, विटिलिगो है। ऐसी बहुत सारी जो ऑटो इम्यून की बीमारियां हैं, वो सब जगह पे ये रेजिस्टेंस स्टार्च काफ़ी हद तक अच्छा रिज़ल्ट देता है और आपको उसका अच्छा बेनिफिट होगा। और इसीलिए हर एक थायराइड के मरीज़ों को रेजिस्टेंस स्टार्च अपने डाइट में इंक्लूड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो ब्यूटीरेट जो होता है ना, ये सिर्फ टी सेल ही इस्तेमाल नहीं करती। जो भी टी सेल ने इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद में जो ज़्यादा ब्यूटीरेट बचता है, ये हमारी रक्त के द्वारा पहुंच जाता है हमारे लिवर पे। और लिवर को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और लिवर इसके वजह से आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है। ये ब्यूटीरेट वाला और जो रेजिस्टेंस स्टार्च के जो केमिकल्स है, ये हमारी इंटेस्टाइन, जो लार्ज इंटेस्टाइन है, उसके लिए भी बहुत फ़ायदे करता है। लार्ज इंटेस्टाइन का पीएच लेवल को वो मेंटेन रखता है, पीएच लेवल कम करता है। क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन पे ज़्यादा मात्रा में ब्लड फ्लो होने लगता है, इसके वजह से बहुत ज़्यादा अच्छे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वहाँ तक पहुँचते हैं और अपना बेनिफिशियल इफ़ेक्ट दे के आते हैं। साथ ही साथ लार्ज इंटेस्टाइन के कैंसर से ये हमें बचाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी मिनरल्स जो होते हैं अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब होते हैं, और जो भी हमारे खाने पीने में और हमारी दैनिक लाइफस्टाइल में जो भी टॉक्सिक प्रोडक्ट्स है, उसका एब्जॉर्प्शन भी कम करता है। यानी रेजिस्टेंस स्टार्च जो होता है, ये कोलोन की हेल्थ को इतना एम्पावर करता है और उसी के वजह से हमारी ओवरऑल हेल्थ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब हम रेजिस्टेंस स्टार्च का स्पेशल उल्लेखन करेंगे डायबिटीज़ में। जी हाँ, जो भी मरीज़ जिनको डायबिटीज़ है, प्री डायबिटीज़ है, बॉर्डर लाइन वाला डायबिटीज़ है, या तो फिर जेस्टेशन डायबिटीज़ कह लो, या तो PCOS पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, ये सब जगह पर रेजिस्टेंस स्टार्च एक अलग ही तरीके का इम्पैक्ट लेके आता है और इसको हम कहते हैं सेकेंड मील इफ़ेक्ट। क्या होता है सेकेंड मील इफ़ेक्ट? देखिए, समझ लीजिए कि आपने रेजिस्टेंस स्टार्च खाया है सुबह ब्रेकफास्ट यानी नाश्ते के टाइम पे, तो इसकी असर जो अच्छी वाली जो असर है ना, वो उसी वक्त पे सीमित नहीं रहती, बल्कि सुबह समझ लो आपने 8-9 बजे ब्रेकफास्ट किया है और दोपहर के तकरीबन 1-2 बजे आप दोपहर का खाना खाएंगे, तो दोपहर के खाने खाने के बाद में भी जो हमारा ब्लड शुगर बढ़ता है ना, उसको भी कंट्रोल में रखता है ये रेजिस्टेंस स्टार्च। यानी इसको हम कहते हैं सेकेंड मील इफ़ेक्ट।
और सेकेंड मील इफ़ेक्ट की वजह से रेजिस्टेंस स्टार्च बहुत ही सही तरीके से डायबिटीज़ के मरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए जो भी आपने मिथ सुनी है कि डायबिटीज़ के मरीज़ों को चावल नहीं खाना चाहिए, केला नहीं खाना चाहिए, ये मिथ को कैसे सही तरीके से साबित करेगा वही है रेजिस्टेंस स्टार्च। और आगे वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप सही तरीके से इसको खाइए ताकि आपको उसका सही बेनिफिट मिल पाए। तो ये है स्पेशल मेंशन इन अ डायबिटिक मरीज़ जिसको हम कहते हैं सेकेंड मील इफ़ेक्ट। उतना ही नहीं, ऐसे रिसर्च में पाया गया कि अगर कोई भी मरीज़ 15 से लेकर 30 ग्राम तक अगर रेजिस्टेंस स्टार्च प्रतिदिन कंज्यूम करते हैं तो 1 महीने के अंदर, 4 सप्ताह के अंदर उनकी इंसुलिन सेंसिटिविटी तकरीबन 33 से लेकर 50% ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी आप समझ सकते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को ये कितना कम कर देता है। और यही स्पेशल मेंशन हो जाता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। आज की हमारी जो लाइफस्टाइल है उसमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। किसी ना किसी को मेटाबॉलिक सिंड्रोम की एक नहीं तो दूसरी बीमारी होती है। या तो डायबिटीज़ ले लो, ब्लड प्रेशर ले लो, कोलेस्ट्रॉल ले लो, या तो फिर फैटी लीवर, PCOS, ये सभी की जड़ इंसुलिन रेजिस्टेंस है। और ये सभी जड़ों में ये रेजिस्टेंस स्टार्च बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है और इसी के लिए इसको कंज्यूम करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब रेजिस्टेंस स्टार्च का और एक स्पेशल मेंशन है ओबेसिटी और वेट लॉस में। जी हाँ, सभी लोग चाहते हैं कि उनका वज़न कम हो और उनके वज़न कम करने के लिए सबसे पहला कैलकुलेशन वो लगाते हैं वो है कैलोरी का। जी हाँ, देखिए खाना वज़न बहुत सिंपल है, आप कितनी कैलोरी खा रहे हैं वर्सेस कितनी कैलोरी आप बर्न कर रहे हैं, ये सिंपल कैलकुलेशन है। ऑफ कोर्स इसके अलावा आपके हार्मोन्स है, किस तरीके का खाना खा रहे हैं, आपके मेटाबॉलिज्म क्या है, ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। लेकिन जब हम कैलोरी पर से की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस स्टार्च के अंदर जो सादे कार्बोहाइड्रेट वाले खाने हैं उसके मुताबिक कैलोरी काफ़ी कम होती है, इनफैक्ट हाफ हो जाती है। तो जितना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस स्टार्च आपके खाने में रहेगा उतना ही कम उसका कैलोरी कंटेंट हो जाता है। अगर 1 ग्राम रेगुलर स्टार्च में 4 कैलोरी होती है तो वही 1 ग्राम रेजिस्टेंस स्टार्च में 2 कैलोरी हो जाती है। यानी सीधी आपकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट आपकी कम हो जाती है जैसे ही आप रेजिस्टेंस स्टार्च खाना शुरू कर देते हैं। तो इतना ही नहीं, रेजिस्टेंस स्टार्च खाने के बाद में आपको पेट भरा भरा लगता है, आपको भूख कम लग जाती है। और इतना ही नहीं, रेजिस्टेंस स्टार्च आपके शरीर के और भी बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स को एक्टिवेट करता है जो आपका वज़न कम करने में हेल्पफुल रहता है, जैसे कि ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड, फिर आ जाता है पेप्टाइड YY, ऐसे लेप्टिन, ये सभी हार्मोन्स की अच्छी तरीके से लेवल मेंटेन हो जाती है। ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड आजकल मेडिकल साइंस में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ चुका है और ये डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट का सबसे ज़्यादा लेटेस्ट एडवांसमेंट भी आ गया है। तो ये सभी हार्मोन्स को भी बैलेंस में रख सकता है आपका रेजिस्टेंस स्टार्च। ठीक है, तो ये हमने देखा स्पेशल मेंशन डायबिटीज़ में और मोटापे में। अब चलिए जानते हैं कि रेजिस्टेंस स्टार्च आपको दिन में कितना खाना है। देखिए, ऐसा नहीं है कि क्योंकि ये बहुत सेहत के लिए अच्छा आपको बहुत ज़्यादा खाते रहना है। दिन में 30 से 32 ग्राम तक अगर आपने रेजिस्टेंस स्टार्च कंज्यूम किया है तो आपकी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। उससे ज़्यादा अगर आप कंज्यूम करेंगे तो आपको शायद से उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए 30 to 32 ग्राम्स पर डे अगर आप डेली कंज्यूम करते हैं तो ये आपकी सेहत को अच्छे से मेंटेन करेंगे। अब ये रेजिस्टेंस स्टार्च मिलेगा कहाँ, कैसे होता है? तो देखिए, रेजिस्टेंस स्टार्च 2 फॉर्म में अवेलेबल हो सकता है। सबसे पहले आपके खाने पीने जो बहुत ही ईजी टू इनकॉर्पोरेट है, और दूसरे है सप्लीमेंट्स। कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो रेजिस्टेंस स्टार्च वाले आते हैं, आप आसानी से उसको ले सकते हैं। तो हम बात करते हैं फूड, क्योंकि हम सबको नेचुरल फूड जो है वही खाना ज़्यादा पसंद है। तो नेचुरल फूड में कहाँ पे आपको मिल जाता है रेजिस्टेंस स्टार्च? तो सबसे पहले आ गया चावल। जी हाँ, लेकिन चावल को आपको कैसे खाना है? चावल को आपको पका लेना है, उसका ठंडा होने देना है, फिर वह ठंडे हुए चावल को आपको खाना है।
आइडियल केस में अगर हम इसको बासी चावल कहें तो वो सही रहेगा। बासी चावल आज पका लो, उसको रहने दो ठंडा, या तो आप कम आजू बाजू का मौसम ठंडा है तो आप रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं, और अगर गर्म है, लग रहा है कि पका हुआ चावल बिगड़ सकता है, तो इसको आप रेफ्रिजरेट करके भी रख सकते हैं। जितना ही चावल ठंडा हो जाएगा उसमें रेजिस्टेंस स्टार्च की मात्रा बढ़ जाती है। अगर आपको अगले दिन वो चावल खाना है तो या तो आप उसको रूम टेम्परेचर पे लेके आइए, थोड़ा घंटे बाहर रखें ताकि वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए, वरना तो अगर आपको उसको वापस हीट करना है, वापस गर्म करना है तो भी कर सकते हैं, रेजिस्टेंस स्टार्च ख़त्म नहीं होता। ये सबसे आसान तरीका है। दूसरा आ जाता है वो है आलू। आलू को भी आप ऐसे खा सकते हैं, पका लीजिए, उबाल लीजिए, ठंडा करने दीजिए और अगले दिन बासी उबले हुए आलू को इस्तेमाल कीजिए। तीसरा तरीका है कच्चे आलू। जी हाँ, बहुत लोग कच्चे आलू का रस निकाल के 1 कप जितना पी सकते हैं, वो भी आपकी सेहत के लिए हेल्पफुल रहेगा। और चौथा है कच्चा केला। जी हाँ, जिसको ग्रीन प्लैंटेन कहते हैं। जितना केला कच्चा रहता है उसके अंदर रेजिस्टेंस स्टार्च की मात्रा ज़्यादा होती है, खास करके टाइप 2 रेजिस्टेंस स्टार्च, तो उतना ही आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो भी लेग्यूम्स है, फलियाँ जो होती है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमस जो चिकपी में से, जो काबुली चने जो आते हैं उसमें से बनते हैं, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पके हुए ठंडे किए हुए चावल, जिसको सुशी कहते हैं, जो एक जापानीज़ फूड है, वो सुशी वाले चावल में भी बहुत अच्छी मात्रा में रेजिस्टेंस स्टार्च पाया जाता है। दूसरा, आप कोई भी लेग्यूम्स और फलियों को अगर आप कच्चे फॉर्म में ले रहे हो, उसका सैलेड वगैरह कर रहे हैं, तो उसके रेजिस्टेंस स्टार्च को और अच्छे से निखार के लेके आता है, वो है एप्पल साइडर विनेगर। यानी अगर आप एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल करते हैं रेजिस्टेंस स्टार्च वाले खानों में, तो आपके शरीर में ब्यूटेरेट की मात्रा और अच्छी हो जाती है और आपकी बॉडी अच्छे से इसको डाइजेस्ट भी कर पाती है। तो ये कुछ खाने पीने में चीज़ें हैं जो आप रेजिस्टेंस स्टार्च के माध्यम से इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे आ जाते हैं सप्लीमेंट्स। तो देखिए, सप्लीमेंट्स जो है बाज़ार में अच्छे से मिल जाते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ लिंक छोड़े हुए हैं जो डिफरेंट टाइप के रेजिस्टेंस स्टार्च की लिंक्स हैं। आप चाहे तो उसको अमेज़ॉन से मंगवा सकते हैं। तो उसमें एक आ जाता है ग्रीन प्लांटेन फ्लावर, जो हरा केला जो होता है उसका आटा, तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कसावा जो होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके भी आटे मिल जाते हैं। तो ये कुछ रेजिस्टेंस स्टार्च के सप्लीमेंट्स मिल जाते हैं। अच्छी बात यह है कि ये जो रेजिस्टेंस स्टार्च जो होते हैं इतने ज़्यादा महंगे नहीं होते, किफ़ायती है। फिर आ जाता है पोटैटो, रॉ पोटैटो स्टार्च, उसका भी प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ा है। तो ये जो रेजिस्टेंस स्टार्च के जो सप्लीमेंट्स है ना, वो आसानी से आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। कोई भी दूध है, छाछ है, या तो फिर आपकी स्मूदी है, उसमें ऐड करके आप उसको पी सकते हैं और उसका कोई अलग से टेस्ट नहीं आता, बल्कि आपको हेल्थ बेनिफिट्स मिल जाता है। तकरीबन 1 टेबलस्पून में 4 ग्राम तक रेजिस्टेंस स्टार्च होता है। तो आप ऐसे तकरीबन 4 टीस्पून लीजिएगा ताकि आपको 32 ग्राम्स तक का रेजिस्टेंस स्टार्च मिल जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा रेजिस्टेंस स्टार्च को आप कंज्यूम करेंगे तो आपको उतना बेनिफिट नहीं होगा। अब चलिए जानते हैं कि रेजिस्टेंस स्टार्च लेने के बाद में आपको क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है और किस बात को आपको खास ख्याल रखना है। तो सबसे पहले स्लो एंड स्टेडी। जी हाँ, यानी ऐसा नहीं है कि आपने ये वीडियो देखा है, आपने चीज़ों को ऑर्डर किया या तो ऐसे खाना शुरू कर दिया और आप प्लेट भर भर के खाए। जी नहीं, शुरुआत में आपको धीरे धीरे ही शुरुआत करनी है, क्योंकि रेजिस्टेंस स्टार्च जो होता है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है और ये कोलोन में ही डायरेक्टली जाता है। और इसीलिए बहुत सी बार लोगों को इजीली डाइजेस्ट नहीं होने की वजह से पेट में भारी भारीपन सी लगती है, गैस जैसा लग सकता है, ब्लोटिंग लगती है। तो ऐसा ना हो, इसीलिए आप ग्रेजुअली धीरे धीरे करके रेजिस्टेंस स्टार्च को इंक्लूड कीजिए। ठीक है, 1 चम्मच प्रतिदिन लीजिए। धीरे धीरे आप देखिए आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है, फिर 2, 3 और लास्ट में 4 चम्मच पे आके आप रेजिस्टेंस स्टार्च को रुक सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है कॉन्स्टिपेशन। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है तो हो सकता है रेजिस्टेंस स्टार्च के बाद में आपको कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाए। इसीलिए धीरे धीरे करके अगर आप उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आपकी बॉडी इसको अच्छे से बैलेंस में ले लेगी और आपको दिक्कतें नहीं आएगी। और सबसे महत्वपूर्ण है पेशेंस। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि आज आपने रेजिस्टेंस स्टार्च खाया तो कल के कल आपके इंसुलिन में फ़र्क आ जाएगा, आपका वज़न कम हो जाएगा।
रेजिस्टेंस स्टार्च को आपके शरीर में अच्छी इम्पैक्ट लाने में कम से कम 1 महीना लग जाता है। इसीलिए जब तक आप 1 महीने तक रोज़ाना रेजिस्टेंस स्टार्च खाते हैं, फिर उसके बाद में आपको उसका कुछ अच्छा बेनिफिशियल इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाता है। अक्सर लोग पूछते रहते हैं, मैडम हमने आज चार खाना शुरू किया, क्यों आ नहीं रहा है, क्यों असर नहीं आ रहा है? टाइम लगेगा, आपके कोलोन को उसकी आदत लगेगी, आपके जो हेल्दी बैक्टीरियाज जो है वो उसको लेंगे इस्तेमाल में, उसको आप ब्यूटीरेट में कन्वर्जन करेंगे। ये पूरी प्रक्रिया को टाइम लगता है, तकरीबन 3-4 हफ्ते लग जाते हैं, इसीलिए आपको इतना वक्त तो रुकना पड़ेगा ही। ठीक है, तो अगली बार आपको कोई बोले कि आप वज़न कम करने की कोशिश कर रहे और चावल क्यों खा रहे हो, केला क्यों खा रहे हो, आलू क्यों खा रहे हो, तो प्लीज़ उसको समझाइएगा कि आप सादा चावल नहीं खा रहे, आप बासी चावल जो रेजिस्टेंस स्टार्च से भरा है वो चावल खा रहे। और इसीलिए हर एक डायबिटीज़ के मरीज़ जिनको चावल खाना पसंद है, आप वीडियो के द्वारा मैं आशा करती हूँ उनको सही मार्गदर्शन मिला होगा, ताकि वो अपने पसंदीदा चावल को ज़िंदगी भर के लिए ना कहें। ठीक है, तो आई होप आज के इस वीडियो में आपको कुछ नई, सही और अच्छी जानकारी मिली। अगर हाँ तो लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। अगर आपके कोई भी निजी पर्सनल है, सवाल है जिसका जवाब आप ढूंढ रहे हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं हर एक कमेंट्स को पढ़ती हूँ, जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश भी करती हूँ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड और ख़ास करके हार्मोन रिलेटेड जानकारी मिलती रहे। अगली बार वापस मिलेंगे, तब तक नमस्ते।